इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है ये बहुत अहम और हसास नौयत का केस है, इसको पब्लिक के सामने इसकी तहकीकात नहीं की जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन के जवाब पर पीपल्स पार्टी आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल वज़ीर आज़म ने जो है वो जाके वज़ीरिस्तान में एक स्टेटमेंट दिया कि जी बिल्कुल हम तो बड़ी जो है चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ओपन जो है मीडिया इसका ओपनली मीडिया पे दिखाया जाए। जो चैलेंज वज़ीर आज़म ने दिया था उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल किया था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता था कि उनके अपने लॉयर्स ने एक लेटर लिखा था इसी ईसीपी को कि इसको जो है पब्लिक ना किया जाए, इसकी हियरिंग को जो है। लेकिन ये खुद कल कह रहे थे सियासी बयान देना था, उन्होंने एक जो है सियासी बयान दे के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ करनी थी कि मैं बिल्कुल इस पेश आऊँ। हम तो कहते करें, वज़ीर आज़म साहब करें, ईसीपी आज कह रहे नहीं कर सकते, लेकिन हमने वज़ीर आज़म साहब का चैलेंज कबूल किया था। अगर ईसीपी ये कहती है कि इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन ईसीपी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, कम से कम ये 7 साल इस चीज़ को पेंडिंग हो चुके हैं, तो इस चीज़ का जो है वो डे टू डे हियरिंग करते हैं या अर्ली इसकी जो है वो वर्डिक्ट दें ताकि इस चीज़ का फैसला हो सके। 7 साल एक बहुत लंबा अरसा है, जो कि सिर्फ 40-42 हज़ार डोनर्स को वो जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करना था। तो इसके लिए उस दिन भी हमने जो एहतजाज किया था इसी हवाले से किया था, एक पुरअमन और जमहूरी एहतजाज था कि ये फैसला जो है जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि जब भी फैसले के जब आखिर आता है तो पीटीआई जो है वो अपने वकील चेंज कर देती है, और आप देखें कितने वकील अब तक चेंज हुए हैं पीटीआई के। लेकिन फैज़ साहब अब इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तो आपको कोई शक नहीं है। आज वो ये कह रहे हैं कि हम किसी खौफ और दबाव के बगैर मेरिट पर इस केस का फैसला करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी की फंडिंग का मामला हो। तो इलेक्शन कमीशन के इस वजाहत के बाद, इस बयान के बाद, अब तो भरोसा है ना अपोजिशन की जमातों को इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, हमारी ख्वाहिश है, हमारी जो है तमन्ना है, हमारा एक ख्वाब है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो और किसी प्रेशर के बगैर जो है वो फैसला करे। हमने तो इलेक्शन कमीशन से ये सवाल नहीं किया कि आरटीएस सिस्टम भी तो आपके अंडर था, क्यों बंद हुआ, कैसे ख़राब हुआ, इतने पैसे खर्च हुए, किसी कहने पे बंद किया, क्यों बंद किया, किसने आपको कहा। बहुत से क्वेश्चन मार्क्स इलेक्शन कमीशन पे भी है। हमारी माजी में जब हुकूमत थी 2008 में, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट करें, इंडिपेंडेंट इदारों के पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन आज भी हम यही कहते हैं कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं, इदारे मजबूत हों। तो हम जिस तरह इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने स्टेटमेंट दी है, हमारी ख्वाहिश है और हम उम्मीद भी करते हैं वो इस तरह फ्री एंड फेयर उसका जो है वो इसका वर्डिक्ट देंगे। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि जी हमें पूरा एतमाद हो जो फैसला देंगे, और कल कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको हम चैलेंज करने के लिए जाते हैं, तो आप ये चीज़ मेरे क्लिप जो है वो कल दिखाएंगे कि आपको तो बहुत एतमाद था। हमें एतमाद है, बिल्कुल है, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो जो है किसी प्रेशर और दबाव के बगैर जो है वो इस चीज़ का फैसला करें। अच्छा, और फैसल अब ये अभी ज़रताज गुल साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमने तो अपने 40,000 पेड मेंबर्स की तमाम दस्तावेज़ात, डेटा वो इलेक्शन कमीशन को फराम कर दिया, और अपोजिशन की जमातें खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी तो अपने 400 लोगों की ये रसीदें और डेटा नहीं दे सकते। अब तक कितने दस्तावेज़ात आप लोग जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन को? देखिए, मेरे पास उसकी टोटल फिगर मौजूद नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ कि मैं आपको टोटल आज कहूँ कि मैंने इतनी की इतनी है। ज़रताजुल साहबा की बड़ी मेहरबानी कि उनको हमारी बड़ी फ़िक्र पड़ गई है। तो अब वो कहते हैं कि जब उनकी तलाशी का टाइम आ गया है, जब उनसे हम कहते हैं कि आप तलाशी दें, आप अपने मनी ट्रायल दें, जो हमें जो है आपके, हम नहीं कह रहे बल्कि अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं जो आपके पार्टी के बुनियादी रुकन हैं, उन्होंने आपके ऊपर केस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकन ने केस नहीं किया हुआ। वो कहते थे, और ये दावा है कि आपने इसराइल से और इंडिया से पैसे लिए हैं, उन माले से आपकी पार्टी को सपोर्ट किया गया है। अब वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों को भी हमारे साथ वो किया जाए। बिल्कुल, हम इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं। हमने तो पहले हमेशा हर फोरम पे हमारा एहतसाब भी हुआ है, हमें बेगुनाह सज़ाएँ भी हुई हैं। 11 साल आसिफ अली ज़रदारी साहब जेल भी गुजारे हैं, इस तरह हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ावी साहब ने भी 5 साल जेल गुजारी थी। लेकिन फिर ज़रदारी गुल साहब ये भी कह दें कि जो नैब में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो भी इसी तरह करें जिस तरह बाकी पार्टियों की करें, हमारे पीटीआई का भी करें। इन्होंने केपीके का जो है एहतसाब ब्यूरो बंद कर दिया। एक बीआरटी जो पूरे 7 साल में इन्होंने 7.5 साल में इनकी एक ही जो है कहते हैं हमने बीआरटी बनानी थी, उन्होंने बीआरटी बनाई। आज ये सिचुएशन है पीटीआई की कि न हुकूमत चला सकते हैं और न बीआरटी चला सकते हैं। हुकूमत में तो इनको बिठा दिया गया है, लेकिन कम से कम उनको कुछ ट्रेनिंग दे देते कि यार हुकूमत चलानी कैसे है। लेकिन ठीक है, डेपुटेशन में भी लोग भेज दिए गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में अगर वजीर आजम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस हुकूमत के दिल में कोई चोर होता या डर होता तो फिर वो ओपन करने की बात, इस तहकीकात को क्यों करते? कल जिस तरह वजीर आजम ने अवाम में ये बात कही है, तो उससे तो ये महसूस हो रहा है कि बड़े पुरएतमाद हैं वो इस केस को लेकर। देखें, वज़ीर आज़म की किस बात पे आप एतमाद करेंगे? वज़ीर आज़म ने जो है उसके अपने वकील जाते हैं और वो कहते हैं कि ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से कहें कि अपने वकीलों से कहें कि उसको ओपन ट्रायल करें।
वकील उन्हें कहते हैं ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की कौन सी स्टेटमेंट पर आप एतबार करेंगे? वज़ीर साहब तो लोगों को चोर डाकू के लक़ब के अलावा जो ऑटो रिवर्स कैसेट है, जब आप देखें एक ड्रामा बनता है या फिल्म बनती है तो वहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेसेस को स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने जो है ये स्क्रिप्ट पढ़ना है, तो उनके पास वो स्क्रिप्ट है, उसके अलावा उनके पास कोई बात करने को है नहीं। ये वही लोग हैं, देखें माजी में चौधरी साहिबान को ये चोर और सबसे बड़ा डाकू पंजाब का कहते थे, आज उनके वो इत्तेहादी हैं और चौधरी साहिबान जो हैं वो सुरखरू हैं, कल उनके जो है वो नैब ने फाइलें सारी बंद कर दी हैं। मतलब है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने झूठ बोला था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी खामखा किरदारकशी की थी। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि अखलाक़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करे और चौधरी साहिबान से माफ़ी मांगे कि मैंने आपके खिलाफ जो बयानात दिए थे, मेरी पार्टी ने जो आपकी किरदारकशी मेरे कहने पे की थी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है और आपको जो ज़्यादती आपके साथ हुई है। फैज़ल साहब, इस मामले पर आप लोग का मौक़िफ़ क्या है? जो केसेस ख़त्म हुए, क्या वाकई वो कसूरवार नहीं थे इसलिए केसेस ख़त्म हुए, या फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त इल्ज़ामात गलत लगाए थे? नहीं, वो एक और झूठ बोल रहे थे ना कि मैं नारो नहीं दूंगा, वो भी साबित हो गया। नारो तो कल मिल गया चौधरी साहबान को, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, आगे उनको खतरा है कि पंजाब में अगर अदमात की तहरीक आ गई और चौधरी मुझे छोड़ गए तो मैं पंजाब हुकूमत लूज़ करूँगा, पंजाब हुकूमत लूज़ करूँगा तो फिर मैं फेडरल हुकूमत लूज़ करूँगा, फेडरल हुकूमत लूज़ करूँगा, उसके साथ साथ मैं KP और पंजाब को उसको भी बलूचिस्तान को भी लूज़ कर जाऊँगा। तो ये उनका जो है बातें हैं जो कि माजी में मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ करते थे। आज उनकी काबीना में जो लोग हैं उनको एक एक को उठा लें, जिनके मुतल्लिक यही इमरान खान साहब जो बयानात देते थे, आज उनको कौन कौन सी जगह पे उन्होंने बिठाए हुए, सुरखरू करके बिठाए हुए। तो मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो गलत बयानी से काम लेते थे और वो जो लोग थे वो जो है वो अब सुरखरू है। अब बताएं कि आज आपने चौधरी साहबान को NRO नहीं दिया, NRO तो आपने दे दिया, आपने फिरदौस आशिक अवान को NRO नहीं दिया। आप तो पिछले दिनों कह रहे थे कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट में तो उसने ये काम कर दिया है, वो काम कर दिया है, बसें ले गई, ये कर दी है, और पंजाब में आपने जो है उनको तर्जमा बना के उनको NRO नहीं दिया। आपने किस किस लोगों को अपने जो आपके साथ जो दाएं बाएं बैठे हैं, किन किन लोगों को आपने NRO नहीं दिया। तो ये चीज़ें तो सबके सामने है कि आप NRO दे भी रहे हैं और चीख भी रहे हैं। ये एक आपको छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ, ये बाजार में जो है ना वो जेब कुतरे फिरते हैं तो वो पकड़े गए थे, उनका जो हेड था वो बीच में आ गया, उसने दो थप्पड़ लगाए, उनका भाग जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तो काम इनका ये है, ये इनके जो पकड़े जाते हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब करके बस इसको काबीना से निकालो, इसने बहुत खा लिया, अब किसी और को ले आओ। तो इनका काम भी यही है, वो उनको कहते हैं जी अच्छा इसने बहुत खा लिया, चलो इसको फारिग करो, किसी और को ले ताकि वो खा पी ले। तो इस वक्त तारीख की बदतरीन जो है करप्शन हो रही इस मुल्क में। स्क्रूटनी कमेटी को अब JIT के इख्तियार दे दिए गए हैं। अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात थे स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार पर कि वो शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात नहीं कर रही। अब ये इख्तियारात मिलने के बाद अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं, स्क्रूटनी कमेटी पर अब आपको एतमाद है? मुझे तो सबसे पहले सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन बताए इसमें क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा पाकिस्तान एटम बम बना रहा है जो कह रहा है कि हम पब्लिक नहीं कर सकते। इसमें कैसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कहें कि हम ये चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। कोई एटम बम का फार्मूला है क्या, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, क्या चीज़ है जिसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। दुनिया में क्या क्या चीज़ पब्लिक नहीं होती, क्या क्या चीज़ जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मीडिया तक नहीं पहुँचती या सोशल मीडिया तक नहीं पहुँचती। तो मुझे नहीं पता कि क्यों इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम तो ये चीज़ नहीं कर सकते, उन पर कोई दबाव होगा तो नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं ओपन कर लें ताकि स्क्रूटनी कमेटी पे जो एतराज़ात अगर मुझे आज हैं या किसी और पार्टी को हैं वो भी खत्म हो जाए। जब हम ओपनली देखेंगे 22 को ओपन करने का मामला फिर आप लोग लेकर अदालत जा रहे हैं, अदालत जाएं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को फिर वहाँ आप लोग फेस करें। देखिए उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें चैलेंज किया था ना, वो गए थे वहाँ, कल तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने DG/SPR का किरदार अदा किया। एक बहुत बड़ी बात हुई क्योंकि 3G 4G कुछ महीने बल्कि साल पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फाटा में जाकर कहा था कि मैं फाटा को 3G 4G दे रहा हूँ, ऐलान किया, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहती थी कि 3G 4G वहाँ पर हो और ऑनलाइन बड़े आपने देखे कि स्टूडेंट्स ने सफ़र किया, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वज़ीरिस्तान में क्लियरेंस दी तो उन्होंने जो है 3G 4G कहा कि जी बिल्कुल हम अभी जो है 3G 4G वज़ीरिस्तान में कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म जाके वो फरमान वहाँ पर जाकर पढ़ा कि मैं 3G 4G आपको, मतलब एक वज़ीर-ए-आज़म इतना ट्रैवल करके टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया करके उसने और क्या किया वहाँ पे, 3G 4G का ऐलान किया ना। वो जो 100 अरब फाटा मर्जर में उन्होंने खर्च करने थे उसमें तो अभी तक 32 अरब रुपये खर्च हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।